बुलेटिन में सबसे पहले बात आज के बाजार की करेंगे। बजट के अगले दिन बाजार में शानदार रिकवरी दिखी है। निफ्टी सेंसेक्स 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, एक्चुअली आज ही के दिन को माना जाएगा जहां पर बजट का रिएक्शन आपको मार्केट पर नजर आए, क्योंकि कल के सत्र में एफआईएस का पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। आज आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन, दिन के दौरान काफ़ी बार उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन खास बात है कि दिन के फर्स्ट हाफ में देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स में देख रहा था जहाँ पर गिरावट थी, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में रिकवरी का ट्रेंड भी बड़ा शार्प नज़र आया। और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसेस है जहाँ पर आप देखें तो बजट का कहीं ना कहीं एक वर्डिक्ट समझ में आता है। आप चाहे निफ्टी ऑटो को देखें, हालांकि यहाँ पर ऑटो बिक्री आंकड़ों का भी असर देखने को मिला, लेकिन इंफ्रा है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर क्योंकि एलोकेशन बढ़ा है तो ऑफलोज रिकवरी देखने को मिली। और ऑयल एंड गैस स्पेस, क्योंकि जब बाजार कमज़ोर था तभी भी ये स्पेस ऐसी थी जहाँ पर आपको बढ़त के साथ कारोबार नजर आया। अब बात कर लेते कुछ स्टॉक्स की, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सोने और चांदी में भयानक गिरावट देखने को मिली। आज यहाँ से ऑफलोज रिकवरी का ट्रेंड रहा। चाहे आप हिंदुस्तान जिंक को देखें, नाल्को को देखें, हिंदुस्तान कॉपर है, हिंडाल्को है, या फिर इनसे जुड़ा हुआ है एमसीएक्स, थोड़ी सी ऑफलोज की रिकवरी यहाँ पर नजर आई। ऑयल एंड गैस की बात करनी पड़ेगी, बड़े मूव्स नजर आए। चाहे आप एचपीसीएल को देखें, एमआरपीएल, इसके अलावा चेन्नई पेट्रो और आईओसी, यहाँ पर भी ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग रही। डिफेंस में हालांकि निराशा है, और शायद हो सकता है कि ये सेलोन न्यूज़ वाली कहानी होगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि एलोकेशन बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद स्टॉक्स जैसे बीडीएल और एचएएल है, इनमें ज़्यादा बड़ी तेज़ी टिक नहीं पाई। एसटीटी पर जो अनाउंसमेंट आया था, इससे हमने देखा था कि एकाएक मार्केट में बड़ी गिरावट, लेकिन आज हैरत की बात है कि इन सभी स्टॉक्स में ऑफलोज की रिकवरी है। जहाँ बीएसई लिमिटेड को देखें, नोवामा को देखें, एंजल वन हरे निशान में बंद हुए, और पीएसयू बैंक्स, क्योंकि इसने भी मार्केट के मूड माहौल को काफ़ी सुधारा। चाहे सरकारी स्टॉक्स को देखें या फिर पीएसयू बैंक्स, बढ़िया निचले स्तरों से रिकवरी। कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक, एसबीआई और पीएनबी अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए। वही बजट से एफआईआईज को थोड़ी निराशा होगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा ने कहा कि एसटीटी बढ़ाने का फैसला गलत नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत है। एक चीज़ समझ जी ये हो गई कि कहते हैं कि बाकी सब कुछ आपने किया, उस पर तो मार्केट की कल नज़र ही नहीं थी। कल पूरा का पूरा ध्यान जो था वो पूरा का पूरा सिर्फ एसटीटी पर आकर रुक गया था आपका। क्या यही मतलब बजट इसीलिए जाना जाएगा, या कुछ और आपको अच्छा लगा जो बजट में, जो जिस पर बात कर सकते हैं? बजट वैसे अच्छा था, बजट अच्छा था इन द सेंस कि कैपिटल गुड्स और पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की वो जो इंक्रीमेंटल बजट है वो ठीक है। लेकिन इस समय पिछले अगर आप पिछले 6 महीने देखें तो इंडिया में कंटिन्यूअस एफआई की सेलिंग हो रही है। तो इस समय स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको इससे नहीं सॉल्व किया जा सकता कि कैपिटल गुड सेक्टर में ग्रोथ है, पावर में सपोर्ट है, ग्रोथ है, इसलिए सारे उनके स्टॉक्स चलने चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक थोड़े बहुत एंगल उसके अपने होते हैं। उनका टैक्स क्या है, एफपीआई का टैक्स क्या है, एसटीटी क्या है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है। स्टॉक मार्केट 90-80% जो है वो दूसरे सेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है, पर 10-20% उसको अपनी भी चाहिए होती है ना चीज। नहीं, ठीक ये बात है है। स्टोरी। वैसे बिग पिक्चर में ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी इस समय जो प्रॉब्लम है कि एफपीआई को कैसे रोका जाए या कैसे करेंसी को रोका जाए, विच मींस एफपीआई आए, एफडीआई आए, उसके लिए स्टॉक मार्केट को इमीडिएट चीजें चाहिए थी। वो मुझे लगता है कि नहीं हुई। अब उसमें फिर 2-3 महीने जाएंगे, फिर नया कोई इवेंट आएगा, चाहे वो इंडिया यूएस डील हो या फिर टाइम होगा, फिर हम कहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर से कि रिजल्ट्स ठीक हो गए, वो रिलेटिव ये हो गया, मार्केट बाकी गिर गई, हमारा एआई नहीं है उनका एआई, कुछ नई स्टोरी बनेगी। बट बीच में आपने एक मौका थोड़ा सा वो कर दिया, आई वुड थिंक। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी मेरे सामने आई कि चाहे जितनी बार भी एसटीटी बढ़ाया गया हो, वॉल्यूम पर इम्पैक्ट नहीं आया है। वॉल्यूम पर इम्पैक्ट वो जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई थी उसकी वजह से आया था, अदरवाइज नहीं आया था। तो इन दैट केस अचीव क्या होगा इससे? बस सिर्फ सरकार का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बढ़ेगा अगर वो मुझे लगता है कि एक फर्क हो जाता है। वो फर्क ये हो जाता है कि अब गवर्नमेंट के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि ये पूरी स्पेकुलेशन है, ये तो गैम्बलिंग है, जो भी वर्ड यूज किए। तो उससे क्या होता है, जब कोई नेक्स्ट इशू आएगा, जब सेबी के पास कोई नेक्स्ट इशू आएगा, उनको पता है कि ये पॉलिसी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। तो मुझे लगता है उससे फिर ना हर बारी मौका लगेगा तो कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन सेट कर दी है
कि ये चीज गंदी है, ये चीज डिजायर्ड नहीं है, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें लोग जुए की तरह कर रहे हैं, तो वंस यू हैव दैट एज अ कॉन्सेप्ट, इसलिए मुझे लगता है कि दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा जो लार्ज HFT ट्रेडर्स हैं उनको भी शायद थोड़ा सा यहाँ पर टारगेट किया गया, क्योंकि एक सेंस बन रही थी कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा सारे भाग जा फॉरन रहा ले है। जा रहे हैं। आई एग्री, हाँ एब्सोल्युटली एग्री। बल्कि ये भी मैंने ट्वीट किया था 2 हफ्ते पहले कि इंडिया इज पेइंग हायर कॉस्ट फॉर मेकिंग द मार्केट लिक्विड। क्योंकि आप देखो ना, सारे एक तो JNC तो चला गया, उसके बाद जो बाकी भी है 3-4 हजार करोड़, पता नहीं कितने बिलियन बना रहे हैं, इतनी हमें क्या जरूरत है उसकी, अपने आप होना चाहिए सब। आई एग्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। STT पर से इज नॉट द नेगेटिव, उसकी टाइमिंग कह सकते हैं गलत, एंड सेकेंडली कि मार्केट को अच्छे टाइम पे करना चाहिए सब, बिकॉज इट स्टिल हैज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब आपको बता दें, सोने चांदी में जो कोहराम मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कीमतों में लगातार चौथे दिन बिकवाली हावी है। सोने चांदी में बिकवाली क्यों है इतनी हावी, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। आपको कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे साइड में रहो आज, बिकॉज किसी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। 6% नीचे था, 15% नीचे गया, अब 4% नीचे है। इस तरह के मूव्स हमने आते हुए यहाँ पर देखे हैं। तो 8-10% की मूवमेंट यहाँ पर मिनटों में होती हुई नजर आ रही है चांदी में, और काफ़ी हद तक यही हाल यहाँ पर सोने में भी बनता हुआ नजर आया है। लेकिन फ्राइडे और आज को अगर गिना जाए तो बहुत भारी मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, और कई सारे सर्किट्स भी हमने यहाँ पर लगते हुए देखे हैं। लेकिन आपको एक बार प्राइसेस को दिखा लेते हैं, क्योंकि इस साल की शुरुआत अगर सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हम होता हुआ देखें तो वो $4,300 के आसपास हुई थी। उसके बाद 29 जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा था $5,600 एन आउंस का। आज कारोबार हो रहा है $4,600 एन आउंस पे, यानी कि 2 दिन में $1,000 प्रति आउंस का शेव ऑफ हमने आता हुआ देखा है। चांदी की अगर बात करें तो इस साल की शुरुआत $71 से हुई थी, $121 का ऑल टाइम हाई बना था, और 71 के आसपास अब हम फिर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो ये इवन इंटरेस्टिंग है। जो ऑल टाइम हाई था 29 जनवरी को सोने में, वो 1,80,000 का था। आज हमने कारोबार किया है 1,37,000 पे। चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाई था, चांदी की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था 4,20,000 का। आज का लो है 2,25,000 का, यानी कि 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने प्राइसेस यहाँ पर आधे होते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से 24% गिर चुका है। चांदी में 47% की गिरावट है। फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन मार्जिन हाइक्स, प्रॉफिट टेकिंग, जो फ्रॉथ था स्पेशली चाइना से आता हुआ स्पेक्युलेटिव मनी, वहाँ पर हमने लगातार एक गिरावट आते हुए देखी है। बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि एक बार ये डस्ट सेटल हो जाएगी, वीक हैंड्स निकल जाएंगे, स्पेक्युलेटर्स निकल जाएंगे, तो वो लेवल्स खरीदारी के लिए अच्छे हैं। बैंक्स ने अपने जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं इस साल के एंड तक 2027 के, वो अभी भी ऑन द हायर साइड रखे हैं। उनका मानना है सोना अभी भी $6,000 जाएगा, चांदी अभी भी $125 आपको यहाँ पर दिखा देगी। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंटैक्ट हैं, नियर टर्म में वॉल्टिलिटी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। बढ़ते आगे और बात करते हैं बजट की। बजट में नेशनल फाइबर स्कीम का ऐलान किया गया है ताकि सिल्क, ऊन, जूट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। साथ ही टेक्सटाइल के विस्तार और रोजगार बढ़ाने के लिए भी स्कीम की घोषणा की गई है। बजट पर टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह से खास बात की हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने। सबसे बड़ी बात जो मैं इस पूरे स्कीम में देख रहा था कि नेशनल फाइबर स्कीम की घोषणा की गई है। फाइबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पहले से कई सारी स्कीम थी। ये स्कीम कैसे बेहतर है और इसका कुछ डिटेल आप शेयर कर पाएंगे? हमें वो मैन्युफैक्चरिंग में वो सारे चीज जोड़ दिया। अब फाइबर मिशन पहली बार देश में आया है। पहले कॉटन मिशन में मुझे 5,000 करोड़ दिया, अब फाइबर मिशन आया है। दुनिया आज अब सस्टेनेबल फाइबर खोज रहा है, सस्टेनेबिलिटी भी उसमें है 5 में। हम अभी लगभग 15 मिलियन फाइबर यूज कर रहे हैं। उसमें MMF भी है,
जिसमें बेस कोट और सिंथेटिक है, मैन मेड फाइबर भी है और नेचुरल फाइबर भी है। अब हमें 2030 तक 31 तक हमें 23 मिलियन तक फाइबर में जाना है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ की आबादी बढ़ रही है और टेक्सटाइल के साइज को $350 बिलियन के भारत के साइज को ले जाना है, जो अभी 180 पर है। ऐसी स्थिति में फाइबर मिशन जो अभी एफटीए हुआ है, अभी 27 देशों के साथ एफटीए हुआ, पहले 29 देशों का हुआ था, पहले हमारे पास केवल 10 देशों का था, अभी सब मिला के मुझे 56 देशों का है और $450 बिलियन का मार्केट साइज है, जो पूरे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का 800 बिलियन में 450 बिलियन नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं, टेक्सटाइल का $800 बिलियन है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये यूरोपियन यूनियन सहित $450 बिलियन का हमें एफटीए है। तो फाइबर मिशन है, उसमें 2 जो आपने बताया कि मैनमेड फाइबर, एक नेचुरल फाइबर, तो इसमें हम लोग नेचुरल फाइबर पर ज्यादा जोर देंगे, कह सकते हैं? हमारे जरूरत है 23 मिलियन। ये फाइबर मिशन में सारे मिशन आएंगे, लेकिन हमें एफटीए को, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो हम सस्टेनेबल फाइबर को भी बढ़ावा देंगे। अब सस्टेनेबल फाइबर में कॉटन था, कॉटन के साथ आ गया मिल्क बीट जिसे मदार कहते, आ गया नेचुरल बैम्बू मैकेनिकल फाइबर, बैम्बू आ गया, तीसरा आ गया रेमी आ गया, चौथा आ गया फ्लैक्स लीलन, जो अभी लगभग 56,000 मेट्रिक टन इंपोर्ट हो रहा है। अभी हम लोगों ने 1.3 मीटर का लीलन का फ्लैक्स का तैयार कर लिया है। तो लीलन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, वैसे जोड़ेंगे तो बिच्छू फाइबर, ये कई फाइबर हैं जो सस्टेनेबल फाइबर में हम फाइबर मिशन में लेके जाएंगे। बता दें, आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक के कुछ अंश पढ़ना चाहते थे। इसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में कुछ लिखा गया है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐतराज जताया। बाद में स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी अप्रकाशित पुस्तक के अंश संसद में नहीं रखे जा सकते। फिर भी राहुल गांधी ने उस पुस्तक के अंश पढ़ने की कोशिश की। इस पर विवाद और भड़क गया। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बिना किसी किताब का हवाला देते हुए चीन की चर्चा की और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बारे में बोलना चाहा तो आसन की तरफ से कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। दोनों तरफ से नोकझोंक बढ़ी तो सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आइए देखते हैं कि यह विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ। And this is from the memoirs of Army Chief Narawane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Because minister cannot involve.
Only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व थल सेनाध्यक्ष की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, इसीलिए इसे कोट नहीं किया जा सकता। मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं, लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दे। किस पुस्तक में लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी खबर है। भारत के साथ मैच खेलने के पाकिस्तान के इनकार के बावजूद टीम इंडिया 15 फरवरी को श्रीलंका का दौरा कर सकती है। जी हां, इधर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है और इसी विषय पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही काफी ज्यादा चर्चे में है और अब ये भारत पाकिस्तान का विषय, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि जैसा आपने कहा, टीम इंडिया दौरा कर सकती है पाकिस्तान का और माफ़ कीजिए श्रीलंका का, जहां पाकिस्तान के साथ उन्हें मुकाबला खेलना है। 15 फरवरी को ये मैच होना है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि टीम इंडिया इस प्रोटोकॉल का फॉलो अप करेगी कि जहां पर मैच है वहां वो जाएंगे, बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि मैच को कॉल ऑफ किया जाए। क्यों कॉल ऑफ किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान की टीम उसे खेलने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगी। तो टीम इंडिया तो पूरा जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करती हुई यहां पर दिखाई देगी। मैच कॉल ऑफ होता है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा, क्योंकि वो अपनी तरह से वहां पर उपस्थित नहीं होगा। जी बिल्कुल। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पे तो कोई ना कोई परिणाम होगा इस चीज का। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीसी ने अभी तो पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि वो अपने इस फैसले पर विचार करे। हालांकि ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीधा फैसला नहीं है, ये वहाँ की सरकार का फैसला है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी क्रिकेट टीम को मानना है, उसके लिए वो बाध्य हैं। सेकेंडली, अगर वो इस फैसले को नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अब देखिए, आईसीसी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि आप ऐसे मर्जी से किसी एक मैच को कॉल ऑफ नहीं कर सकते या खेलने से मना नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक वैलिड रीज़न ना हो। रीज़न पूछा जाएगा जब औपचारिक बातचीत होगी। अब पाकिस्तान क्या रीजन देता है, सुरक्षा का हवाला वो नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो रहा है। वो ऐसा अगर बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इसे बायकॉट कर रहे हैं तो फिर ये नियमों के खिलाफ जाएगा। अब अगर ये नियमों के खिलाफ जाता है तो पाकिस्तान पे कई तरह के एक्शन हो सकते हैं। पहला एक्शन ये हो सकता है कि हो सकता है वो पूरा टूर्नामेंट ही उन्हें खेलने से रोक दिया जाए, नंबर 1। सेकेंडली, आप जो पाकिस्तान सुपर लीग है जिसका एनओसी अभी ड्यू है आईसीसी के पास, वो एनओसी रोक दिया जाए तो लीग ही वहां पर नहीं हो पाएगी। एक रेवेन्यू एक्शन हो सकता है, यानी कि एक रेवेन्यू शेयर होता है जो आईसीसी अपने सभी मेंबर्स के साथ शेयर करती है। क्योंकि आईसीसी कोई मैच नहीं होने की वजह से नुकसान होगा तो एक बड़ा पोर्शन पीसीबी के रेवेन्यू से काट सकता है। लेकिन इसका जो एक बड़ा फॉल आउट होगा वो ये होगा, पाकिस्तान अगर मैच ये नहीं खेलता है तो उनका जो नेट रन रेट है उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट आएगा और वो नेगेटिव भी हो सकता है। रेस्ट ऑफ द टीम इस ग्रुप में, जो कि भारत और पाकिस्तान वाला ग्रुप है, वो है नामीबिया, यूएसए और नीदरलैंड्स। याद कीजिए पिछले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो नेगेटिव रन रेट और अगर कोई मैच इन तीनों टीमों से हार जाती है तो उनको शायद टूर्नामेंट से बाहर होना पड़े। बिल्कुल, तो अब ये देखना काफी रोचक होगा कि पाकिस्तान अपने फैसले पर क्या विचार करती है। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।